नमस्कार साथियों। शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अनिकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं, किसी के लिंक के थ्रू आए हैं या वेब पेज पे आपको मिल गया है तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। तो बीए फर्स्ट पार्ट 1 के बच्चों के लिए क्लास चल रही है, जिसमें से यूनिट 2 चल रहा है सेकेंडरी एजुकेशन। इसका हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख लिया, उसका व्यवसायीकरण का कॉन्सेप्ट देख लिया, टेक्स्ट बुक क्या होती हैं वो हमने देख लिया कि टेक्स्ट बुक कितना यूजफुल है, कि क्या मेरिट्स हैं, अगर उसको क्या डिमेरिट्स हैं, अगर हमें उसको सही से यूटिलाइज करना है तो उसके लिए क्या सजेशन हो सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने इस पे बात की थी, टेक्स्ट बुक पे। उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए बीए पार्ट 2 के यूनिट 2 के आज हम बात करेंगे कि सेकेंडरी यानी माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो अगर इसका कॉन्सेप्ट सीधा सा सीधा है एक लाइन में कि भाई शिक्षा का अगर हमें राष्ट्रीयकरण करना है, ठीक है, अब इसकी बात कर रहे हैं तो जब शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करना है तो एक सीधी सी बात है, शिक्षा पे केंद्र सरकार का नियंत्रण। क्योंकि हमारे देश में जनतंत्र की सरकार है, जनता के द्वारा ही जनता का कोई प्रतिनिधि चुना जाता है। और चूंकि शिक्षा जो हमारे यहाँ हमारे संविधान में समवर्ती सूची में है, तो इसमें राज्य यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अपनी नियमानुसार अपनी जरूरत के अनुसार उसमें चीजें बदलाव करती हैं। तो लेकिन यहाँ पे एक सीधी सी बात है, अगर हम केंद्र वर्ड भी हटा देते हैं तो सीधे सीधे अगर कहा जाए कि शिक्षा पे किसका हो, सरकार का नियंत्रण हो, तो जिसके कारण जब सरकार का नियंत्रण होगा, देखो सरकार का नियंत्रण से हम मतलब ये है कि भाई हमारे देश को चलाता कौन है, एक पूरा सिस्टम है। उस सिस्टम के जब अधीन हो जाएगा, उस सिस्टम के अंतर्गत शिक्षा काम करने लगेगी, तो उसी के क्या कहते हैं, शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बात करने लगे। सीधे सीधे शब्दों में कहें, जो हमारी गवर्नमेंट चाहे जैसा रूल चाहे, जो चीजें चेंज करना चाहे, उसे उसको बदलने में क्या हो, कोई बाउंडेशन ना आने पाए, कोई उसको लिमिटेशन ना हो, वो नई चीजों को अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर पाए, जो चीजें लग रहा है कि नहीं है उनको रख पाए, जो चीजें लग रहा है कि नहीं यूटिलाइज करने के हैं, उनकी अब नीड नहीं है, उनको हटा पाए। और ये तभी पॉसिबल है जब किस पे, शिक्षा पे किसका नियंत्रण होगा, हमारे सरकार का, यानी हमारे गवर्नमेंट का। तो इसी टॉपिक का बस इसका यही निष्कर्ष है, भाई शिक्षा पे सीधे सीधे राष्ट्र का मतलब सरकार का नियंत्रण होगा, जिससे क्या होगा, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। अब इसी की अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे देश में अब तक कुल 3 नेशनल पॉलिसीज आ चुकी हैं, जिसमें पहली थी 1968 की, दूसरी थी 1986 की और तीसरी करंट की है 2020 की। अब ये पॉलिसीज क्यों आती हैं, इन पॉलिसीज का आने का बस एक ही कारण है कि पूरे हमारे जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर हो, वो सबका क्या हो, एक जैसा हो, सबका एक जैसा हो। ऑल एजुकेशनल स्ट्रक्चर कैसा हो, इन हर पॉलिसीज में कुछ ना कुछ चेंजेस थे। जैसे कोई एजुकेशन पॉलिसी 10+2+3 का कॉन्सेप्ट लेके आई, कोई एजुकेशन पॉलिसी +3+3+4 का कॉन्सेप्ट लेके आई। अब ये जो पॉलिसीज लेके आती हैं, क्योंकि इन पॉलिसीज को हमारी गवर्नमेंट बनवाती है, जब गवर्नमेंट बनवाती है तो जब ये लागू होगा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक स्टेट में लागू होगा या किसी केंद्र शासित प्रदेश में लागू होगा, ये पूरे हमारे देश में लागू होगा कि भाई 5 वर्ष की प्री प्राइमरी हो, फिर प्राइमरी हो, फिर अपर प्राइमरी हो, फिर जूनियर हो। तो ये क्यों है, जिससे क्या हो कि एक राष्ट्रीय ढांचा हो, एक ही ढांचे में सब पढ़े, जिसके कारण क्या हो कि सभी को एक जैसी शिक्षा मिल पाए, किसी प्रकार का उनके साथ कोई पार्शियलिटी ना होने पाए, कोई भेदभाव ना होने पाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने की बात कही गई। तो इसका कॉन्सेप्ट इतना है। अब इसके द्वारा शिक्षा और गवर्नमेंट कर क्या सकती है कि जो शिक्षा के सारे एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी इसके एस्पेक्ट हैं, ठीक है, उस पे जैसे इसका स्वरूप निर्धारण में, इसका नेचर कैसा हो, इसका स्ट्रक्चर कैसे हो, ठीक है, इसमें क्या करेगी गवर्नमेंट, मदद करेगी। जब गवर्नमेंट को यूटिलाइज करेगी तो अपने अकॉर्डिंग कर लेगी। छात्रों का एडमिशन कैसे होगा, छात्र प्रवेश, यानी जैसे आप लोग क्या होता है कि हर एक बोर्ड को पास करने के बाद
क्या होता है कि अगले सेशन में पहुंचते हैं तो आपको एग्जाम देना पड़ता है। जैसे 5वीं पास किया तो 6वीं कक्षा में जाने के लिए एडमिशन देना एग्जाम देना पड़ता है। 8 पास कर लिया तो आपको 9th में फिर एग्जाम देना पड़ता है। 11th में कहीं और जाते हैं तो फिर एग्जाम देना पड़ता है। जब हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो फिर एग्जाम देना पड़ता है। तो हर जगह के अलग अलग, जैसे अगर एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं तो शायद कई बार एग्जाम नहीं देना पड़ता। आप एक स्कूल के होते हैं तो क्या होता है कि आपको अगली कक्षा में प्रमोट कर देते हैं, लेकिन अलग स्कूल में जाते हैं तो आपको कंपलसरी एग्जाम देना पड़ता है, क्वालिफाई करना पड़ता है। तो ये चीज़ें क्या है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है और स्टूडेंट का। दूसरी चीज, सिलेबस को डेवलप करने में, सिलेबस या इसको डेवलप करने में गवर्नमेंट रोल करती है। भाई हमको पढ़ाया क्या जाएगा, ध्यान देना कि कैरिकुलम के अंतर्गत पाठ्यचर्या आती है, इसको पाठ्यचर्या बोलते हैं, सॉरी पाठ्यक्रम बोलते हैं, और इसको पाठ्यचर्या बोलते हैं। ध्यान देना, पाठ्यचर्या ज्यादा व्यापक होता है, ज्यादा ब्रॉड होता है, और सिलेबस उसका एक अंग होता है। पाठ्यचर्या में आपकी होल आ जाती है, होल एक्टिविटीज आ जाती हैं स्कूल से आने से पहले से लेके जाने तक का। जबकि सिलेबस में आपका एक लिमिटेड सिलेबस होता है आपके सब्जेक्ट के, जितना आप पढ़ते हैं। तो इसका भी बनाने में क्या करती है, ये एक पहलू हो गया, ये दूसरा पहलू हो गया। इसमें क्या कर रही है, गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है। तीसरा हो गया जो आपको भी मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, टेक्स्ट बुक्स, उसको प्रकाशित करने में। जैसे हमारे यहाँ क्या है, NCERT के थ्रू बुक्स आती हैं जो कि काफ़ी लॉयल और काफ़ी क्या हो दिया जाता है कि ट्रस्ट मानी जाती है कि हाँ ये बुक्स अच्छी है। अगर आप रेफरेंस दे के कहीं पे किसी क्वेश्चन का गलत जवाब है और आप NCERT का प्रमाण लगा देते हैं कि हाँ नहीं आपका जो जवाब है वो गलत है, इसमें तो ये दिया गया है, तो क्या होते हैं, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि अगर वो सही है तो एक्सेप्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि NCERT जो बुक्स बनाती है तो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बनाती है। इसके अलावा एक पहलू हो जाता है शिक्षकों की नियुक्ति, यानी टीचर्स को कैसे अपॉइंटमेंट किया जाएगा, इस पे भी क्या करती है, गवर्नमेंट ही ध्यान देती है। जैसे कि देखो एक एग्जाम होता है, टेट, सी टेट, टेट होता है हमारे यूपी के लिए, सी टेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, इसके अलावा MP टेट होता है मध्य प्रदेश का टेट। अब इसमें टेट जो है वो कॉमन है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब जो अलग स्टेट जितने भी हैं अपने अपने अकॉर्डिंग लेते हैं तो उनका नाम उनके अकॉर्डिंग होता है। जैसे MP टेट मध्य प्रदेश का हो गया, H टेट हरियाणा का हो गया, R टेट जिसको रीट भी कई बार बोला जाता है ये हमारे राजस्थान का हो गया। अब ये सारी एजेंसीज क्या करती हैं, मतलब गवर्नमेंट क्यों करा रही है, क्योंकि शिक्षकों की एक अच्छी नियुक्ति हो पाए जिसमें से एक क्वालिटी टीचर आए, ना कि क्वांटिटी में कि हम बस जनसंख्या बढ़ा दें। तो ये भी काम कौन कर रहा है, गवर्नमेंट करा रही है। अब ये क्या है, शिक्षा के विभिन्न पहलू हुए हैं। और इसके अलावा जो हमारा सबसे जरूरी चीज है, एग्जाम। तो भाई परीक्षा प्रणाली, जो एग्जाम सिस्टम है कि भाई कैसा एग्जाम होना चाहिए। जैसे एक दौर था कि, और मैंने बताया था कि एशियंट इंडिया में भाई ओरली होता था, तो ओरली एग्जाम भी हो जाता था, टीचर कुछ सवाल पूछता था और बच्चे जवाब दे दिए तो सेटिस्फाइड, और हाँ आप जाओ, आप इस क्षेत्र में विद्वान हो गए। पर समय बदला, धीरे धीरे इजी टाइप यानी लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आने लगे। अब क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है कि भाई रिक्त स्थान की पूर्ति करो, सही गलत का मिलान करो, ठीक है, सही विकल्पों का चुनो, या 4 में से किसी एक का चुनाव किया जाता है। तो क्या है, परीक्षा प्रणाली भी बदल रही है ना, ओरल से रिटन हुआ, रिटन से मल्टीपल हुआ, और आप क्या है, CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्यों, किसके द्वारा हो रहा है, जब शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो जा रहा है। अगर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं हो पा रहा होता तो ये चीजें ना हो पाती। अब इसके अलावा इसमें देखो दो अलग अलग लोग हैं जो एक इसके पक्ष में आते हैं और एक इसके विपक्ष में आते हैं। तो ये जो पक्ष और विपक्ष में लोग हैं ये बस ये कहते हैं कि एक मत कहता है, जो पक्ष में वो कहता है कि शिक्षा का इसके द्वारा एक सही तरीके से डेवलप होगा और ये एक सही डायरेक्शन को पाएगी। लेकिन जो लोग विपक्ष में हैं, जो इसके विरोध में हैं, डिनाई कर रहे हैं इस सिस्टम का, उनका एक मत ये कहना है कि फिर जो एजुकेशन होगा वो सिर्फ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रह जाएगा, गवर्नमेंट जैसे चाहे उसको ट्रीट कर पाएगी। तो अगर एग्जाम में ये आ जाता है तो यहाँ पे आपको अपना ओपिनियन देना है, बुक्स से आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, और किताबें लिख देंगे तो वो सही भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका ओपिनियन ज़्यादा मायने रखता है कि आप इसके पक्ष में बोलते हैं
ठीक है, या इसके विपक्ष में भी बोलते हैं। तो इसमें ज्यादा जरूरी है कि आपका ओपिनियन क्या है, कि आप पक्ष में हैं या विपक्ष में। अब यहाँ पे क्या होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि इसके उद्देश्य सीमित हो जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं नहीं ब्रॉड हो जाएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में देके क्या करना है, एग्जाम में देना है कि आपको पक्ष में है या विपक्ष में। तो इसी क्लास में एक टॉपिक और हम कवर करते हैं, वो टॉपिक है अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन या संघ है, तो हम बोलते हैं अभिभावक अध्यापक संघ। जिसको हम बोलते हैं पेरेंट टीचर एसोसिएशन। अब ये क्या है भाई, अभी तो हमने दो तीन चीजें पढ़ी, अभी तो हम शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर रहे थे। अब ये पेरेंट टीचर एसोसिएशन क्या है, जिसको हम शार्ट में बोलते हैं पीटीए। ठीक है, कुछ और मत समझ रहे ना, पाटा, ठीक है, पाटा नहीं है, ये है पीटीए, पेरेंट टीचर एसोसिएशन। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये था कि भाई कुछ जो बालक होते हैं हमारे पास, कुछ बालक हैं जिनको स्पेशल नीड की जरूरत होती है, और स्पेशल नीड किनको जरूरत होती है, हमारे कुछ स्पेशल बालकों को। जैसे कि हमारा एक जीनियस बालक है, एक हमारा लो आईक्यू बालक है, एक हमारा ब्लाइंड स्टूडेंट है, एक हमारा फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है, एक हमारा मेंटली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है। अब ये सारे जो हमने अभी छात्र बताए, ये सब क्या है कि स्पेशल चाइल्ड के अंतर्गत आते हैं। कि चाहे आपका आईक्यू समान, देखो परिभाषा ये होती है कि जो सामान्य से कम या ज्यादा हो वो स्पेशल। जैसे कि आप सारे काम कर लेते हो डेली रूटीन के, अब कोई बालक इसको बहुत तेजी से कर ले या कोई बालक बहुत स्लोली कर रहा है, मतलब सामान्य से कम या ज्यादा होने पे जो हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेशल चाइल्ड। आपकी आईक्यू बहुत तेज है, आप काम बहुत फास्ट कर पा रहे हैं, अगले की आईक्यू लो है, वो धीरे कर पा रहा है। तो आप भी, आप ये मत सोचिए कि आप स्पेशल बालक है, लेकिन आपका सेंस जो हो जाएगा अच्छे में जाएगा कि नहीं, हाँ इसकी आईक्यू बहुत तेज है, और अगले का क्या है कि आईक्यू लो है, तो उसे यार क्लियर की नहीं है, लो है आईक्यू है, बेचारा मंद बुद्धि है, ऐसा बोला जाएगा। दोनों का सेंस बदल जाता है, लेकिन दोनों क्या है, स्पेशल चाइल्ड है, और उनको ट्रीटमेंट अलग अलग देना पड़ेगा। तो ये जो हमारा पीटीए है, यानी पेरेंट टीचर एसोसिएशन, ये इसीलिए बना था कि अगर शिक्षकों से कोई छात्र ऐसे छूट जाते हैं तो जो पीटीए के मेंबर्स हैं वो इस पे ध्यान दें। वो क्या करें कि जो स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें वो ध्यान देगा इन पे कि भाई बच्चों की उनकी नीड पूरी हो पा रही कि नहीं। अगर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसके लिए, जैसे कि विश्वविद्यालय में शुरुआती समय में व्हील चेयर से जो बच्चे आते थे हैंडीकैप्ड थे, तो उनको चढ़ने में बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि उनके लिए रोपवे मतलब वो नहीं बना था, उनका लिए रास्ता जाने का सीढ़ियां थी, तो उनको बहुत दिक्कत होती थी चढ़ने में, क्लासों में आने जाने के लिए। लेकिन बाद में विश्वविद्यालय ने क्या किया कि उनके लिए एक अलग से रास्ता बनाया कि जिसको इजिली वो क्या करते थे कि अपने व्हील चेयर के थ्रू ही, बिना उतरे बिना किसी की हेल्प लिए, वो अपनी क्लास में पहुंच जाते थे। तो इन सारी चीजों का ध्यान देती है, कौन देता है भाई, ये पीटीए की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन चीजों को देखे, उनकी समस्याओं को समझे और उनकी क्या करे, उनका समाधान करे। कि भाई अगर स्कूल्स में क्या है, इन बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, के सामने प्रॉब्लम्स है, तो आप उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेगा। कौन करेगा, ये पीटीए। और इसमें पीटीएम कौन कौन होता है भाई, पेरेंट होते हैं, टीचर होते हैं, इन दोनों का मिला के एक एसोसिएशन बनता है। और इस एसोसिएशन का काम ही यही है कि जो बच्चे स्पेशल नीड्स पे हैं, या मतलब बच्चों को जरूरी नहीं कि सिर्फ स्पेशल नीड्स पे, बच्चे अगर परेशान हैं या उनके सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप उनको सॉल्व करेंगे। अब ये होता क्यों है, कई बार क्या होता है टीचर की लापरवाही से हो जाता है, या कई बार टीचर ध्यान नहीं दे पाता, कई बार बच्चे क्या होते हैं कि वो खुल की चीजों को बता नहीं पाते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, बालक का जो डेवलपमेंट होता है वो सही से हो नहीं पाता, या कह दूं कि बालक का डेवलपमेंट रुक जाता है।
तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए ही पीटीए का बनाया गया था, और जिसके कारण क्या हो कि इन बच्चों की समस्याओं को समझ के उनके नीड क्या है, उनके सबसे ज़्यादा उसमें किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है, इन सारे कॉन्सेप्ट को समझ के उनकी हेल्प किया जाए। अब इसके लिए जो हमने एक आयोग, बहुत सारे आयोग बताए, तो जो ये पीटीए है यानी पेरेंट टीचर एसोसिएशन, ये किसकी देन है? कोठारी आयोग की। अब मैं कोठारी आयोग का टाइम पीरियड नहीं बताऊंगा कब आया है, क्योंकि नियरली जितने भी एजुकेशनल हिस्ट्री का टॉपिक है उसमें कवर हो जाता है इसका टाइम पीरियड। प्राइमरी एजुकेशन में भी कवर हुआ है, एजुकेशनल हिस्ट्री में भी कवर हो चुका है, सेकेंडरी एजुकेशन में भी बता चुका हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ इस आयोग का टाइम पीरियड क्या है। लेकिन जो इसने सबसे पहले कोठारी आयोग ने ही इस चीज़ की सिफारिश की थी कि भाई पीटीए का कॉन्सेप्ट लाया जाए। अब इसके जो मेंबर्स हैं यानी कार्यकारिणी सदस्य कौन कौन से हैं, कितने लोग हैं, इसको जान लीजिए। तो इसमें जो है एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के बाद हमारे पास उपाध्यक्ष होता है, उसके बाद क्या हो जाएगा, मंत्री होता है, मंत्री के बाद उप मंत्री, और इसके पश्चात कोषाध्यक्ष हो जाता है। और उप मंत्री में भी क्या होता है, एक और उप मंत्री होता है जिसको सह मंत्री बोला जाता है। अब ये इसके मेंबर्स हो गए कि ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, भाई एक इनका अध्यक्ष है, लीडर है, फिर उसके नीचे एक है सब लीडर, देन इनके मेंबर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, फिर सब मिनिस्टर, और जो बजट की देख रेख करने वाला है कोषाध्यक्ष हो गया, फाइनेंसर जिसको कह सकते हो, वो हो गया। अब इसके अलावा इसमें 5 सदस्य होते हैं, और 5 सदस्य में क्या होता है, 5 मेंबर हैं यहाँ पे, और इन 5 मेंबर में 2 टीचर होते हैं, 2 टीचर हो जाते हैं, 2 पेरेंट होते हैं, और एक क्या होता है, एक प्रबंधक मैनेजमेंट का होता है। एक प्रबंधक समिति का होता है। तो इन 5 लोगों को पीटीए के जो वर्कर होते हैं कि जो ध्यान देते हैं इन चीजों का, भाई क्या करना है। अब जैसे क्या होता है, यूज कैसे किया जाता है, ये काम कैसे करते हैं, ये 5 तो मेंबर हैं, अब ये करेंगे क्या, तो जो बालक न्यूनतम स्कोर पाया, जैसे कुछ छात्र हैं जिन्होंने जैसे कि 100 नंबर का पेपर था और कुछ बच्चों ने कि 20 से भी कम नंबर पाए, उनकी संख्या मान के चलो कि 15 थे, 15 बच्चे ऐसे थे जिनका स्कोर 20 से भी कम था। अब 100 में 20 मतलब उनकी सिचुएशन बहुत खराब है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है। तब इनके लिए क्या होता है, इन 15 बच्चों के लिए एक बैठक बुलाई जाती है, ठीक है, और एक बैठक में छात्र भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो 5 मेंबर होंगे, नहीं, वो छात्र भी होते हैं। फिर वहीं पे उनकी समस्या को सॉल्व किया जाता है, सजेशन लिया जाता है, जो लड़के अच्छा नंबर पाए जाते हैं उनकी स्ट्रेटजी पूछी जाती है, जो कम पाया जाता है उनसे भी पूछा जाता है कि तुमने कैसे जवाब दिया था, कैसे सॉल्व किया था। और फिर क्या होता है कि जो पीटीए के मेंबर्स हैं वो उस समस्या को क्या कर देते हैं, हल कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं कि हाँ चलो तुम्हारी समस्या सॉल्व हो जाती है। अब इस पीटीए का एम क्या है, कि पीटीए तो हमने बना दिया, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, इसका एम क्या है, क्यों बनाया। तो इसका जो एम है कि सबसे पहले संस्था जो हमारा इंस्टीट्यूट है पीटीए का, स्थानीय यानी जो लोकल बॉडीज हैं समाज के साथ पारस्परिक संबंध बनाया जा सके, क्योंकि जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ के यानी लोकल सोसाइटी के साथ अगर आपका मेल मिलाप नहीं हो पाता है, आप उनके सही तरीके से घुल मिल नहीं पाते हैं, उनके साथ अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो प्रॉब्लम होती है। तो पीटीए क्या करती है, यानी पीटीए की जो इंस्टीट्यूशन है वो उनके साथ रिलेशंस बनाती है। रिलेशनशिप बनाती है किस लिए, कि जिससे कि वो लोकल सोसाइटी जो है उनके साथ इंटरेक्ट कर पाए, उनके साथ घुल मिल पाए। और जब आप किसी से घुल मिल जाते हो या समझ पाते हो, तभी आपकी समस्या जो होती है वो आप किसी से बोलते हो, और तभी आपकी समस्या का सही तरीके से समाधान होता है।
दूसरा कारण कि इसका उद्देश्य क्या है कि जो प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को जानने का इनका काम है। भाई जो प्रॉब्लम्स है तुम उनको जानो, तुम्हारे संज्ञान में रहे, तुम्हारे नॉलेज में रहे वो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम है और तुम्हें पता ही नहीं है। तो प्रॉब्लम्स को जानने के लिए एक इनका काम है। दूसरा, ये गाइडेंस देंगे, आपकी काउंसलिंग करेंगे। कि जैसे गाइडेंस काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि किस विषय का मैं चुनाव करूं या फ्यूचर के लिए मेरे लिए कौन सा विषय ज़्यादा सही है, तो बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे गाइडेंस और काउंसलिंग की सुविधा है। ये नहीं, आप टेंशन ना लो, हम आपकी समस्या सॉल्व कर देंगे। तो वो क्या करते हैं कि आपको सही गाइड देते हैं किस विषय में आपका ज़्यादा अच्छा स्कोप है या किस विषय में आप इंटरेस्ट रखते हैं। तो इसके लिए भी क्या करते हैं, ये गाइडेंस की भूमिका यानी गाइडेंस का भी रोल प्ले करते हैं। कौन? यही हमारे पीटीए। इसके अलावा जितनी भी हमारी न्यू एजुकेशन सिस्टम है, हमारी जो न्यू पॉलिसीज हैं, इनके संचालन में काम आते हैं ये जो इसको चलाने में सहायक होते हैं, इनको क्रियान्वयन, इनको लोगों को समझाने में काम करते हैं। कि भाई नई चीजें अगर अचानक से आ जाती है तो सबको नहीं पता होता है। तो क्या होता है कि जिनको पता होता है, किनको पता होता है, पीटीए को, इनको जानकारी होती है। तो चाहे न्यू एजुकेशन सिस्टम आ रहा हो या न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आ रही है, तो उसको कैसे एक्टिवेट करना है या कैसे लोगों के साथ कोऑपरेट कराना है, लोगों को कैसे इसका नॉलेज सही तरीके से देना है, तो इसका काम भी कौन करता है? पीटीए करेगा। इसके अलावा कि जो हमारी लोकल सोसाइटी है उसकी क्या व्यवसायिक नीड है, यानी उसकी वोकेशनल नीड क्या है, व्यवसायिक जरूरत या व्यवसायिक, उसकी जानकारी प्राप्त करेगा। प्लस उसको फुलफिल करने की भी कोशिश करेगा कि स्कूल में ऐसे विषय रखा जाए जो क्या करें, व्यवसायिक दृष्टिकोण से यूजफुल हो या वोकेशनल पर्पज के लिए हैं। तो ये सारे काम कौन कर रहा है? हमारा पीटीए कर रहा है। तो ये हो गया पेरेंट टीचर एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या था, हमने ये देख लिया। इसके कितने मेंबर्स होते हैं हमने ये देख लिया, इसकी कार्यकारिणी देख ली, और इसका उद्देश्य क्या था। तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। यार शेयर सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ थोड़ा सा डाटा लग रहा है, तो शेयर और सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो को रेगुलरिटी वॉच करते रहें। अगर इसमें कुछ ऐसा है कि जो आप जानते हैं मुझसे छूट गया है तो कमेंट करना, तो उस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में ऐड ऑन कर दिया जाएगा। और जो अगली क्लास का टॉपिक होगा वो हो गया माध्यमिक स्तर पे परीक्षा सुधार, और यहाँ पे यूनिट 2 क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। माध्यमिक स्तर पर परीक्षा सुधार। तो अगली क्लास का टॉपिक ये होगा कि माध्यमिक स्तर पे परीक्षा सुधार क्या होगा, उसके बाद यूनिट 3 को कवर किया जाएगा। देन तब तक आप लोग देखते रहें। थैंक यू।